मन एक बुलबुलैया है। इतने सारे कमरे जिनके ना दरवाजे हैं और ना ही कोई नाम। हम मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य बोलते रहते हैं, पर इस बड़ी सी जगह की परिभाषा को सिर्फ क्लिनिकल टर्म्स में नहीं दर्शाया जा सकता। मन के इतने सारे रूप, इतनी अनकही बातें बन जाती है मन के मुखौटे। लिटरेचर और कहानियों में कुछ खिड़कियां खुल जाती हैं इस मुखौटे की। तो इस पॉडकास्ट पर इन्हीं कहानियों द्वारा हम कुछ लोगों की आवाज़ इसमें जोड़ेंगे जो मन के पहलुओं को अपनी ज़िंदगी, अपने अनुभव और अपने फील्ड से यहाँ रखेंगे। मैं माधुरी मन के मुखौटे पॉडकास्ट पर सुनाती हूँ पहली कहानी जो आहना चौधरी द्वारा लिखी ग्रीफ इज़ अ स्टबर्न एनिमल पर आधारित है। ये कहानी मूल रूप से सूप वेबसाइट पर अंग्रेजी में प्रकाशित की गई है। द थर्ड आई के निरंतर रेडियो पर यह कहानी एक संवाद है उनके मन के साथ, जिन्होंने इस महामारी के दौरान अपनों को खोया और महसूस किया अड़ियल दुख। कहानी के बीच आप इन आवाज़ों से मिलते रहेंगे। तो शुरू करती हूँ कहानी अड़ियल दुख। गहरा दुख, शोक, मातम एक जिद्दी प्राणी है। वो समय सर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए बालों को कान के पीछे सिमेटकर काले कपड़े पहनकर नहीं आता। उसे जब बुलाते हैं वो तभी नहीं आता। जब टीनी खत्म हुई तब भी कहाँ था वो। टीनी मेरी 28 वर्ष की बहन थी, लेकिन जब तक कैंसर ने उसके मांस और हड्डियों में घर बना लिया तब तक मुश्किल से वो 28 साल तक पहुँच पाई थी। मुश्किल से वो टीनी रही और मुश्किल से मेरी बहन। मैं चाहती थी कि वो चली जाए, इसीलिए नहीं कि माँ का पूरा ध्यान उसकी तरफ ही रहता था, इसीलिए नहीं क्योंकि हम सब इस डूबते सूरज के आसपास घूमते ग्रह बन गए थे, लेकिन पूरा घर उसके दिन की ताल से ताल मिलाकर चलता था। उसके दांत साफ करना, उसके सिकुड़ते शरीर को नहलाना, उसके गंदे कपड़े धोना, उसे करी और सूप खिलाना, खास करके बरसात में नदी वाली मच्छी जिसमें जिंदगी प्रदान करने का चमत्कार था। हर चीज़ उसके मूड के हिसाब से आ जाती और कई बार अनछुई रहती। मैं चाहती थी कि वो चली जाए। जब वो अपने नाखून लाल रंग से रंगना चाहती, फिर भले ही हाथ उठाने की ताकत ना हो। जब उसके गाल चेहरे के गड्ढों को लांघकर अंदर जा चुके थे और वो भूत जैसी लगती थी। जब वो कई रात दिन अस्पताल आती जाती रहती और उसकी कोहनी पर एक अंतर्राष्ट्रीय निहारिका की तरह मरून, लाल, नीला, बैंगनी रंगों का पैलेट बन चुका था। मैं चाहती थी कि वो चली जाए। अपने बिस्तर पर पड़े पड़े उसने घर को मृत्यु की भू से भर दिया था। सुबह की ओस से भीगे चमेली के फूल हो या चमकते हुए लिली या माइकल जैक्सन के जग प्रख्यात स्पीकर पर बजते गीत, ऐसी एक भी चीज़ नहीं थी जो मन को इस बात से विचलित कर दे कि मृत्यु दरवाजे पर तन कर खड़ी है। जब कोई पूछता है कैसे हो या हाउ आर यू, ऐसा लगता है बहुत कुछ कहना है। मन इतना भरा हुआ है कि सब खाली कर देने का मन करता है कभी कभी। लेकिन जब कोई ऐसा पूछता है तो क्या जवाब दूँ? आई एम ओके ऐसा बोलूँगा तो बात वहीं ख़त्म हो जाएगी, पर वो तो झूठ बोला ना मैंने। लेकिन मनोस्थिति इतनी उलट पुलट है कि ऐसा लगता है सबको सच बता के भी क्या कुछ बदलेगा थोड़ी, सब कुछ ठीक थोड़ी हो जाएगा। कॉल कट करते ही हम फिर से वही वॉइड में आ जाएंगे। हाँ, 2 मिनट के लिए अच्छा ज़रूर लगता है कि कोई सुन रहा है, लेकिन कभी कभी सुनने वाले अपनी एडवाइस देने लगते हैं और फिर वो मुश्किल हो जाती है बात को बयां करना। उस दिन जब दोपहर को मंगलवार के दिन 2 बजे फ़ोन बजा, तब मैं इतिहास का क्लास भर रही थी। मेरी कज़िन जूजू का फ़ोन था। जल्दी घर आ। पर क्यों? मैंने ज़िद्दी होकर पूछा। मेरा 4 बजे फिल्म स्टडीज़ का क्लास है, उसे छोड़कर नहीं आ सकती। वो तुम्हें घर आना ही पड़ेगा, दीदी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है, उसने धीरे से फ़ोन में कहा। मेरे पेट में अजीब सी हरकत होने लगी, मानो वो चिल्ला रहा हो। वो ऐसा गुर्राया कि मैं किसी चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। ठीक है, मैंने कहकर फ़ोन काट दिया। अपने बैग से मैंने नमक मिर्च में लथपथ केरी निकाली। जिस अखबार में वो लिपटी थी उसमें लिखा था, भारत एक मिसाइल के शुभारंभ में। मैं जानती थी कि टिनी जा चुकी थी। फलाना बीमार है, जल्दी घर आ जाओ। ये मेरे परिवार का सीक्रेट कोड था, ये कहने के लिए कि किसी प्रिय की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन तुम्हें धीरज धरनी होगी। बीमार है, घर जल्दी आ जाओ।
शायद उन्हें लगता है कि एक आखिरी बार मरने वाले को देखने की आशा इस पागल मन को सिमेट कर रखेगी, ताकि हम जल्दी से वो फ्लाइट पकड़ लें या तो उस गाड़ी में बैठ जाएं, वो कदम चल ले जो दिल टूटने तक ले जाएंगे। हम अंदर ही अंदर उस चीज़ की अपेक्षा करते हैं, पर उसका सामना करने के लिए शायद कभी तैयार नहीं हो पाते। सिर्फ खुद को दिलासा देने के लिए कि जाने वाला गुड बाय बोले बिना तो नहीं जाएगा, कि उनके इतने दर्द के बीच भी वो हमें आखिरी बार देखने के लिए ज़रूर रुकेंगे। ऐसा लग रहा है कि अब कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं लगता। हाँ, बैठी जरूर हूँ, ऐसे लगता है कुछ भी नहीं है। हर वक्त किचन में जाती हूँ तो लगते हैं कि मेरे पीछे खड़े हैं, बाहर आती हूँ तो लगते हैं कि मेरे पीछे खड़े हैं, कोई भी काम करती हूँ तो ऐसे लगता है कि मेरे पीछे खड़े हैं। हर चीज मन भी नहीं लगता मेरा, दिन भर उनकी याद में बैठी रहती। मेरे आसपास क्लास की छुट्टी हो चुकी थी। कुर्सियों और पैरों की आवाज़ के बीच क्लास के प्रतिनिधि की चीखें सुनाई दे रही थी। कुछ तो शुक्रवार को कोई टेस्ट था या कुछ पढ़ के आना था, द एज ऑफ अशोका की फ़ोटोकॉपी लेनी थी। सारी बातें मेरे कानों तक भी नहीं पहुंच रही थी। ओए चल चिलर्स पे जाते हैं, मेरी दोस्त अवनी ने पास आकर कहा। मुझे फ्रेंच फ्राइज़ खानी है। हम पीछे के दरवाजे की ओर चल दिए। तू ठीक है? तेरा मूड क्यों ऑफ है? उसने पूछा। मैं अपनी कैरी खाती रही। बोल ना, क्या हुआ? वो आसानी से जाने देने वाली नहीं थी। मैंने सिर हिलाकर कहा, कुछ नहीं। कॉलेज के बगीचे में चारों तरफ फूल खिले हुए थे। फादर जेफरी का कुत्ता घास पर गुलाटी मारकर खुद की पीठ रगड़ रहा था। अमलतास की पत्तियां कारपेट की तरह बिछी हुई थी। ड्रैगन फ्लाई लंबी चमकदार घास की ब्लेड पर मंडरा रहे थे। कुछ जवान मर्द एक दूसरे को फुटबॉल की गेम के लिए ललकार रहे थे। कौन कितना तेज है, कौन कितना ताकतवर है, किसका दिल कितना तेजी से धड़कता है। मेरे आसपास सब इतना जीवन था, भरपूर, जिंदगी से उमड़ता हुआ। मेरे को जोन में जाना पड़ता है सोचने के लिए कि हाँ ये सब रियल है एंड ये सब एक्चुअली हुआ है। एंड बिकॉज मैं इन सारी चीज़ों को बार बार रिविजिट कर रहा हूँ, उसके बारे में सोच रहा हूँ, तो मेरे को ये डेट्स वगैरह काफ़ी आई थिंक दिमाग के अंदर बैठ गई है कि हाँ मैंने लास्ट टाइम से ऐसे फेस टू फेस तब बात की थी, या फिर मैंने उसका फोटो कब क्लिक किया था। ये गूगल फोटोज पे सारे मेरे को थ्रो बैक्स आते रहते हैं कि हाँ लास्ट ईयर इस टाइम पे हम क्या कर रहे थे, 2 साल पहले क्या कर रहे थे। तो वो सारी चीज़ें भी जो है वो बार-बार ऐसे लूप में चलते रहती है कि हाँ मतलब 2 महीने पहले तो मैंने उसका फ़ोटो यहीं पे लिया था जहाँ पे मैं बैठा हूँ एंड तब कुछ भी नहीं था, मतलब सब एकदम नॉर्मल था। सेकंड वेव भी नहीं आई थी उस टाइम पे तो। एंड सडनली ये सारी चीज़ें हुई और 15-17 डेज़ के अंदर ही जस्ट डिसअपीयर्ड। लाइक वो पॉसिबल भी कैसे है? तो आई थिंक वो जो ग्रीविंग का प्रोसेस है, शुरू में तो मेरे को काफ़ी एग्ज़ॉशन था बिकॉज़ हम सब कोविड से रिकवर कर रहे थे एंड सब फिज़िकली उतना वीक थे, इमोशनली, मेंटली। तो मतलब बहुत ज़्यादा आई मीन मैं एक्सप्लेन बता भी नहीं सकता। तो आई थिंक वो जो पूरा 1 हफ्ते का था जब हॉस्पिटल का विज़िट था और वो सब था, तो इधर-उधर भागना, बात करना, रिसोर्सेज़ ढूँढना, उन सब में हम काफ़ी फिज़िकली एग्ज़ॉस्ट हो गए थे। तो जब ये सबसे पहले हुआ उसके बाद मेरा यही था, इवन जब मैं फ्यूनरल साइड पे था कि हाँ मुझे घर जाना है, मुझसे यहाँ नहीं रहा जा रहा एंड मुझे नहीं पता क्या करना है बट मुझे सोना है। तो आई थिंक वो जो सोने का जो पूरा प्रोसेस था वो मैं एज़ एन एस्केप भी देख रहा था। मुझे नहीं मालूम कि मैं अपनी सबसे खास दोस्त को क्यों नहीं बता पाई कि मेरी बहन मर चुकी है। मेरा फ़ोन फिर से बजा। जूजू का मैसेज था, घर मत आओ, सीधा नीमतला आ जाना। नीमतला 200 साल पुराना स्मशान घाट है। शायद मेरा कज़िन जूजू भी टीनी आखिरी पलों के लिए जिंदा है वाला नाटक पूरी तरह से निभा नहीं पाया। उसके आसपास सभी चीज़ें इतनी तेज़ी से गिर रही होंगी। ये सब अचानक नहीं था, हम जानते थे कि ये दिन आने वाला है। मेरा कज़िन जूजू चंद मिनटों में दुखी भाई से एक इवेंट प्लानर बन चुका था, मानो उसने इस मानसिक संतुलन का रिहर्सल बार बार किया हो। मुझे जाना है, कॉलेज स्ट्रीट से कुछ किताबें उठानी है, मैंने अपनी दोस्त से झूठ कहा और वहाँ से निकल गई। और इस कोविड के टाइम में मेरी अम्मी की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा।
अपने छोटे भाई बहन को संभालना पड़ा और अब्बू का भी सपोर्ट करना पड़ा, साथ देना पड़ा। उसके साथ साथ हमें अपना ऑफिस भी संभालना पड़ा क्योंकि वहाँ का भी काम था। मेरे दिल में यही चल रहा था कि जल्दी से मेरी अम्मी ठीक हो जाएं, क्योंकि जो इतना सब कुछ हम नहीं संभाल पा रहे हैं, काम भी करना है, खाना भी बनाना है, भाई बहन को भी देखना है, उसके बाद जो उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी उनको भी देखना पड़ रहा था। इस वजह से हमें यही लग रहा था कि वो बस जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, बस इसी तरीके से। गाड़ी के आईने में मैंने खुद को आंका। बाल ठीक ठाक लग रहे थे, मेरा लाल टी शर्ट और ब्लू जीन्स भी ठीक ही थे। टीनी के दोस्त जाने माने पत्रकार, क्रांतिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता थे, वैसे लोग जिनको लेके यहाँ वहाँ बातें छपती रहती थी। छुपके से तो मैं भी उन्हें बहुत मानती थी, पर सबके आगे उन्हें डोंगी बुलाती थी। उसमें एक भूरे रंग की आंखों वाला आतिश था। वो अपने शब्दों का इस्तेमाल ऐसे करता जैसे अकालग्रस्त जगहों पर राशन मिलता है। फिर एक टीटो था जिसने पहाड़ों पर रहते लोगों से 121 स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स इकट्ठे किए थे। उसमें से हमेशा गोल्ड फ्लेक, सिगरेट और कोलोन की बू आती थी। फिर एक सूफी भी था जिसका कोई छोटे शहर वाला मिडिल क्लास नाम था, जो उसकी कविता में बिल्कुल ठीक से नहीं बैठता था। क्या वो सब मुझ पर ध्यान देंगे? रोते रोते मेरा आईलाइनर बिगड़ गया तो? मैंने अपने हाथों को आका और फिर नाखून को। उस पर आधी नेल पेंट लगी थी और आधे चबे हुए थे। उन पे वही रंग लगा था जो टीनी के नाखूनों पर था। अगर उसके नाखूनों पे अभी नेल पेंट ना होता तो वो कौन से रंग के होते? नीले? सफ़ेद? क्यों मेरा दिल टूट नहीं रहा था? मैं उसे फिर कभी नहीं देखूंगी। इतने में गाड़ी वाले ने ज़ोर से गीत बजाया। रेडियो से आती किशोर कुमार की आवाज़ सड़कों के शोर के बीच की खाली जगह भर रही थी। अच्छा है किसी गाड़ी वाले को नीमतला का रास्ता नहीं बताना पड़ता। अब घाट सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे था। टीनी की यात्रा यहाँ पूरी। ये वही जगह है जहाँ टैगोर भी अस्थियों में मिल गए थे। 200 साल तक न जाने कितनी आत्माओं का घर बना होगा नीमतला। काली पूजा की रात को कितने अघोरी यहाँ दफनाए लोगों के बचे कुचे हिस्सों से खुद का पेट भरते होंगे। नीमतला हेस्टिंग्स हाउस से लगकर खड़ा है, जिसे भूतिया घर भी समझा जाता है। ये बातें टीनी को हंसाती और डराती थी। उसकी डरावनी चीज़ों की भूख हासनीय थी। वो सुबह को हॉरर मूवी देखती, पर कमरे के सारे पर्दे बंद कर लेती ताकि अंधेरा लगे। फिर एक के बाद एक हॉरर मूवी मुझे भी दिखाती। उसी रात जब उसे बाथरूम जाना होता तो नींद से उठाकर मुझे ले जाती। अगर कोई भूत आ भी जाता तो वैसे भी मैं ज़्यादा मदद नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी एक आदर्श कुत्ते की तरह मैं बाथरूम के बाहर उसके लिए खड़ी रहती। क्यों मेरा दिल टूट नहीं रहा था? तो आई थिंक उस टाइम पे मैं उसकी मेमोरी जैसे कलेक्ट भी कर रहा था। तो मेरी जब भी किसी से बात होती थी उसको लेकर, तो मैं सबसे पहले पूछ रहा था कि लास्ट टाइम कब बात हुई थी, क्या कह रहा था वो, क्या बोल रहा था एंड क्या प्लान थे। मतलब तुम उस कॉन्वर्सेशंस को, तुम उस मोमेंट्स को तुम अलग अलग लेवल से उसको क्यूरेट करने की कोशिश करते हो कि हाँ मतलब हमारी इतनी बात हुई और इसके बाद ये फुल स्टॉप लग गया है। तो हम इसी कॉन्वर्सेशंस को बार बार याद करेंगे एंड देन हम उसके बारे में सोचेंगे। तो आई थिंक ये काफ़ी थेरेपेटिक होता है, बिकॉज वो जो गैप रहता है जिसमें हम उस इंसान से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो बार बार हमें आई थिंक कहीं ना कहीं कंफर्ट फील कराते हैं। मेरे होंठ सूख रहे थे। मुझे ऑरेंज गोला खाने का मन हो रहा था। मेरे शरीर से न जाने कहाँ से अग्नि की ज्वाला प्रकट हो रही थी। मैं उसे कहीं निकाल भी नहीं पा रही थी, ना ही बुझा पा रही थी, और ना ही किसी से पानी मांग पा रही थी। मेरी गाड़ी गेट के पास आकर रुकी। हम पहुंच गए थे, पर मुझे लगा कि मैं ऐसी जगह पे हूँ जो इस समय और इस भूगोल से ही बाहर है। तितली बंदर की तरह गले लगती है अपने हाथों और पैरों से। 10 साल की टीनी मेरे दिमाग में खिलखिला रही थी। मेरा दिल क्यों टूट नहीं रहा था? मेरे गले में सांस क्यों अटक नहीं रही थी? कहाँ था वो पत्थर जो मेरे सीने पर बैठना था, जो इतना भारी होता कि मैं सांस ही ना ले पाती? क्यों मेरा दिल टूट नहीं रहा था? मेरे दादाजी को जब कोरोना हुआ तो मैंने अपने पापा को उनके घर जाने से रोका, इस डर से कि कहीं उन्हें भी कोरोना ना हो जाए। कुछ दिनों बाद दादा गुजर गए। आखिरी बार पापा उन्हें गले भी नहीं लगा सके। इतना रोए खुद को उनका फेल्ड सन समझने लगे।
मुझे भी ये देख के कहीं ना कहीं अफसोस होने लगा कि मैंने नहीं रोका होता तो वो अपने पापा से आखिरी बार गले लग सकते थे। दादा के गुज़रने पे मुझे एक भी बार रोना नहीं आया। पूरा घर रो रहा था, पर मुझे ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैंने किसी को खोया है, तो कैसे रोऊं? इसके चलते मुझे खुद की भावनात्मक क्षमताओं पे सवाल उठने लगा। ऐसा लगने लगा कि मैं एक पत्थर दिल इंसान हूँ कि सगे दादा के गुज़रने पे रोना तो दूर की बात, दुख भी नहीं हुआ। खुद से इतनी घिन आने लगी कि एक दिन उनकी तस्वीर को लेके कुछ देर उन्हें याद करने की कोशिश की। ये सब चीज़ों को समझने में मुझे काफ़ी महीने लग गए और एहसास हुआ कि किसी के गुज़रने से हमेशा दुख ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से उस घटना को पीछे छोड़ आगे बढ़ जाते हैं। अंदर बहुत सारे लोग खड़े थे। कईयों की सिसकियों के बीच एक चुप्पी छाई हुई थी। बहुत सारे लोग थे, पर सारे मेरी बहन को विदा करने नहीं आए थे। वो तो कतार में थी, नंबर 24। मृत्यु भी तुम्हें वेटिंग लाइन में खड़ा रखती है, थिएटर के पॉपकॉर्न स्टॉल की तरह। लाइन में खड़े रहने से अच्छा तो तुरंत अस्त हो जाना होता। वो ज़्यादा सम्मानित होता पीड़ित शरीर के लिए, है ना? अगरबत्ती और फूलों की गंध पसीने और शय से मिलकर मुझे गुस्सा दिला रही थी। मेरी तबीयत बिगड़ रही थी। पापा बीमार होने की वजह से उनको फिर हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और फिर उनको जब वहाँ पे रखा था कोविड का जो वार्ड था वहाँ पे उनको सेपरेट वार्ड में रखा था, लेकिन उनको कोरोना नहीं था। कोविड नहीं होने के कारण भी उनको 3 दिन वार्ड में रखा था, कोविड वार्ड में। फिर उसके बाद जब उनका कोरोना नेगेटिव आया था तो उनको बाहर निकाला था, लेकिन 3 दिन ऐसा लगा था कि कोई हमारे साथ है ही नहीं। दीदी मेरे साथ ही थी, बड़ी वाली दीदी, लेकिन कुछ बता ही नहीं पाते थे हम एक दूसरे को। पूरे दिन हॉस्पिटल के बाहर वार्ड के बाहर बैठे रहते थे और बहुत डर लगता था बार बार जाके कांच में देखना, और एक दूसरे को अपनी बात भी हम जाहिर नहीं कर पा रहे थे कि वो ठीक होंगे या नहीं होंगे, और बहुत डर लग रहा था। और मतलब किसी के सामने उस समय की रोना ही नहीं आ रहा था, और अपने दुख को जाहिर करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था हमें कि हम इस तरह से दुख को जाहिर कर सके। तो उस समय की बात को मैं अभी भी याद करती हूँ कि हाँ, पापा ऊपर हाथ करते थे कि हाँ मैं अंदर ही हूँ, और हम बाहर से ऐसे हाथ हिलाते थे। माँ पूरी दुनिया पर अपनी पीठ फेरकर एक कोने में खड़ी थी। हकीकत को बस इस हद तक ही वो इनकार कर सकती थी। अब वो एकदम खुद से थी। जब पड़ोस वाली पुटुल दीदी शादी करके गई तब वो बिल्कुल भी नहीं रोई। लोगों ने कई दिनों तक इस बारे में बात की कि वो कितनी कठोर दिल और अजीब है। अब मेरे बारे में सब क्या कहेंगे? क्यों मेरा दिल टूट नहीं रहा था? मैंने वो कागज़ निकाला जिसमें से कैरी खा रही थी। उस पर अभी भी लाल मिर्च चिपकी हुई थी। मैंने उसे अपनी आंखों पर लगा लिया। ऐसा लगा जैसे किसी घर को जला दिया गया हो। मैं अपना किरदार तो निभा रही थी ना? क्या मेरी लाल टी शर्ट स्मशान के लिए बहुत चटकीली थी? मोनिमा स्मशान पर आई है, बिल्कुल वैसी लग रही थी। उनकी सफ़ेद रंग की शिफॉन की साड़ी और चश्मों में वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रही थी। टीटो अपने बिखरे बाल और उनिंदा आंखों से कहीं खोया हुआ था। वो भी किरदार निभाता हुआ दिख रहा था। क्या वो टीनी से प्यार करता था? टीनी को मालूम था? क्या उन्होंने कभी किस किया होगा? तानिया बिल्कुल पागल हो चुकी थी। 4 लोगों ने उसे पकड़ कर रखा था। वो टीनी की सबसे खास दोस्त थी और उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। बाबा टीनी के पैरों के पास बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी। पता नहीं चल रहा था कि ये गम उन्हें किस हद तक छुआ है। मेरी आंखों में नमक और मिर्ची के आंसू भर आए थे। वो ऐसे बाहर निकल रहे थे जैसे कारीगरी से बनाए गए जूठे हीरे हों, पर ऐसे कि जौहरी भी सच से झूठ अलग पहचान ना पाए। आंसुओं की नदी चालू रही। अब शायद मैं किरदार ठीक से निभा रही थी। पास से मुझे आतिश मेरी तरफ आता हुआ दिखा। तो ग्रीविंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी इंडिविजुअल लेवल पे होता है, बट देन आई थिंक वो काफ़ी बैक एंड फोर्थ करता है कि से अगर हम एक सिंगल साइड पे है, वी आर ब्रेकिंग डाउन, एंड देन वी ऑल्सो लुक अराउंड कि हाँ मेरे पेरेंट्स भी है जो इक्वली हर्ट है, तो मेरे को उनके साथ भी खड़े होना है।
तो आई थिंक जब शुरू में हो रहा था तो मेरे को वो जो फिजिकल इंटीमेसी थी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, तो मैं काफ़ी आई थिंक ऐसे टाइट हग करके मम्मी को रो रहा था, उनके साथ ही बैठा था, हाथ पकड़ के बैठा था काफ़ी टाइम तक। एंड अभी भी काफ़ी करता हूँ ऐसा। आई रियली स्टार्टेड विद गार्डनिंग कि मेरा जितना भी आई मीन एंगर इज वन इमोशन, बट व्हाट हैपेंस टू द लव दैट यू हैव फॉर द पर्सन, तो उसको कैसे चैनलाइज करना है, उसको कैसे एक्सप्रेस करना है। तो मैं और मेरी मम्मी हम दोनों को गार्डनिंग काफ़ी टाइम से पसंद है। तो अभी पिछले 2 महीने के अंदर हमने देखा है कि ये जो हमारी बालकनीज है उसके अंदर ये पौधे डबल ट्रिपल हो गए हैं। एंड हमारा जितना भी टाइम हम जब भी लोनली फील करते हैं, जब भी कुछ करते हैं, तो हम उन प्लांट्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। पहले तो ऐसे सोचती थी कि अब क्या होगा, कैसे होगा, पर फिर मेरे को पता चल गया कि मेरे को यहीं रहना है अब। तो अब मैं एडजस्ट करती हूँ, मन लगाती हूँ, अब मन लग गया मेरा यहाँ। बच्चों के साथ खेलना, कभी लूडो, कभी सांप सीढ़ी, कभी कैरम बच्चों के साथ खेलती हूँ तो मन लग जाता है मेरा। हम बाबा के पीछे पीछे शांति निकेतन की खोई में रेस लगा रहे थे। हमारी साइकिल लाल जमीन की धूल के उड़ते हुए गुब्बारे बना रही थी। नवंबर की एक दोपहर में टिन्नी चटाई पर लेटी हुई थी। हम आसमान को लगातार देख रहे थे। वो मेरे बालों में अपनी उंगलियां फेर रही थी, जिससे मुझे नींद आ रही थी। पर मेरा दिल ये द थर्ड आई की मानसिक दुनिया पर एक समझ बनाने की पहल है। मन के मुखौटों के साथ ये बातचीत जारी रहेगी निरंतर रेडियो पर।